जीवाणु वायरस और कवक की बात कर रहे थे अपन। इसमें जीवाणु वायरस के लिए अपन ने बात की थी कि जीवाणु कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक। वायरस है एकोशिक, और कवक जो है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक। जीवाणु कोशिका की संरचना अपन ने देखी थी, उसके बाद में अपन ने वायरस की उसके साथ में तुलना की। अब जो हम उसी के जो कुछ एग्जाम्पल ले रहे थे, तो कुछ जैसे अपने मेन जो चैप्टर है भाई वो केवल उसमें दिया है कि लाभकारी और अलाभकारी रूप में, तो अपन इसी में बैक्टीरिया के लाभकारी और अलाभकारी उदाहरण कुछ ले रहे हैं पहले, फिर ऐसे अपन जैसे वायरस में जो कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो बैक्टीरिया में अपन पहले बात कर रहे हैं लाभदायक क्रियाएं। बैक्टीरिया की लाभदायक क्रियाएं, इसमें देखो सबसे पहला मैं एग्जांपल रूप में लेते जा रहा हूं। पहला तो अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजनी स्थिरीकरण अपन ने पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने बताया था कि पौधे नाइट्रोजन को सीधे तत्व रूप में या वायवीय रूप में ग्रहण नहीं कर पाते, पादपों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। और पादपों के लिए नाइट्रोजन प्रमुख पोषक तत्व है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया ही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण। ये बैक्टीरिया के द्वारा जो किया जाता है, एक तो होता है भौतिक नाइट्रीकरण, बताया था अपन ने वायुमंडल में जो नीचे वो पूरा प्रोसेस जो चलता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो अपन ने बैक्टीरिया बताए थे, इसमें दो तरह से आ गया, एक तो मुक्त जीवी और एक सहजीवी। अब मुक्त जीवी जो बैक्टीरिया हैं उसमें नाइट्रोसोमोनास, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये जैसे एग्जांपल आ गए, ये बैक्टीरिया के नाम है। सहजीवी में अपन ने बताया था, अभी बात की थी अपन ने राइजोबियम वंश के जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो ग्रंथिल पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। और फलीदार पादप जिसके लिए लेगुमिनेसी कुल बोला जाता है, तो राइजोबियम लेगुमिनेसेरम ये बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, मिनोसेरम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम दिया जाता है। तो पहला जो अपन ने लाभदायक क्रिया बताई नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा। नंबर 2 अपन नाम ले रहे हैं वाहित मल के उपचार में, सीवरेज ट्रीटमेंट में, वाहित मल के उपचार में। जो अपन देखते हैं भी बड़ी सिटियों में जो सीवरेज ट्रीटमेंट किया जाता है वाहित मल के उपचार में, इसमें क्या करते हैं, जितना भी वो जंतुओं का या जितना भी आवास वहाँ पर जितने भी जंतु या और अन्य जीव देखें, उन सबसे जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है जिसमें मलमूत्र, गोबर, मल वगैरह सारा आ गया, उसको इकट्ठा किया जाता है। सीवरेज टैंक जो बोलते हैं, सीवरेज टैंक में उसको इकट्ठा करते हैं, और बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि वो मेनली कार्बनिक पदार्थ है, उसको ऑक्सीकरण किया जाता है, अवायवीय, उसे उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है, और उनको फिर अपन जल के साथ विलय रूप में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे चलती है, पहले तो मैं बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं जो ये करता है, मलमूत्र का ऑक्सीकरण जो करता है, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया इसमें यूज करते हैं। अब सैप्रोफाइट होते हैं जो अपन बोलते हैं मृतपोषी, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया द्वारा। अब वाहित मल का उपचार कैसे हुआ, वाहित मल का उपचार देखो, वाहित मल जो इकट्ठा किया गया, वाहित मल बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकरण, ये हो गए ऑक्सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकरण। और जब वाहित मल यानी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे उसका ऑक्सीकरण होगा तो डेफिनेटली CO2 मुक्त होगी, CO2 मुक्त होना। और ये CO2 को यूज करेंगे शैवाल,
शैवाल द्वारा कौन सी प्रक्रिया भाई? प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो बताओ क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। पढ़ा है अपन ने, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये मलमूत्र का ऑक्सीकरण करती है, जो अपन ने शुरू वाला पॉइंट लिखा, तो मलमूत्र का ऑक्सीकरण। तो ये प्रोसेस लगातार चलता है भाई। यहाँ बैक्टीरिया जो मलमूत्र का ऑक्सीकरण करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन यहाँ से आई, ये प्रोसेस लगातार चलेगा। और इससे जो ये जो अपन ने बताया वाहित मल का उपचार, अभी दोनों का सहजीवन हो गया, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया और शैवाल का। देखो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया शैवाल एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो ये सहजीवन का भी उदाहरण है भाई। इन बैक्टीरिया द्वारा मलमूत्र का ऑक्सीकरण होती है तो CO2 मुक्त होती है। वो CO2 किसके काम आती है? शैवाल के। और शैवाल CO2 को यूज करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उस ऑक्सीजन द्वारा ये बैक्टीरिया अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वाहित मल का उपचार करते हैं, उससे उनको ऊर्जा मिलती है। इस तरह से ये दोनों का सहजीवन है। तो दूसरा उपयोग बताया वाहित मल के उपचार में, ये शब्द ध्यान रखना, सीधा सीधा ये भी आ जाएगा। वाहित मल के उपचार में किसका सहजीवन है? शैवाल और सैप्रोफाइट बैक्टीरिया का। नंबर 3, लाभदायक प्रक्रिया में तीसरा जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं भी अपन डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट में दूध से जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं भाई? डेयरी प्रोडक्ट बोले जाते हैं, दूध से जो तैयार किए जाते हैं। अब जैसे इसमें पहला ले रहे हैं अपन, दूध से दही, जावण। घर पे अपन जो जावण बोलते हैं ना, दूध से दही, अपन उसको ऐसे भाई बताओ, हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर उसमें जावण डालते हैं, दूध से दही बनाते हैं। तो अगर उसको गर्म करके ठंडा ही करना है तो उसको गर्म क्यों किया? गौर किया कभी इस बात पर कि अगर ठंडा करके जामुन देना है तो फिर उसको गर्म क्यों किया? ध्यान रखना, गर्म पहले इसलिए किया जाता है ताकि उसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं, क्योंकि सारे बैक्टीरिया लाभदायक थोड़ी होते हैं। सारे बैक्टीरिया जब समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन दही डाल रहे हैं, तो दही में है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया दूध में जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा और दूध से दही बनेगा। लैक्टिक अम्ल खट्टापन दही का जो बोलते हैं अपन, तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जो आते हैं, लैक्टोबैसिलस, साथ में शब्द यूज करते हैं केसी, लैक्टोबैसिलस केसी, ये जो होते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन डेयरी प्रोडक्ट में, दूध से पनीर। पनीर भी डेयरी प्रोडक्ट है। दूध फट जाता है, दूध से पनीर जो बनता है उसमें नाम आता है लैक्टोबैसिलस, और ये नाम आता है लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस प्रजाति का बैक्टीरिया, ये जो दूध से पनीर अपन बोलते हैं। नंबर 3, दूध से मक्खन। और दूध से मक्खन में आता है भी स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये वर्ड मैंने बताए थे आपको, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस अपन ने बताए थे गोलाणु, और स्ट्रेप्टो वर्ड आता है चार जब गोल अणु जुड़े रहेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड बोला जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये बोला जाता है। फिर दूध से योगार्ट, जो कि प्रोटीन का सोर्स है, दूध से योगार्ट, और इसके लिए आता है भी लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, इस तरह से। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट अपन ने बताया, दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से मक्खन, दूध से योगार्ट, इन सब के लिए जो बैक्टीरिया प्रजाति है उसके आधार पर ये नाम दे दिए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो लाभदायक क्रिया ले रहे हैं अपन नंबर 4 पे, वो ले रहे हैं तने से रेशे प्राप्त करना। तने से रेशे प्राप्त करना, जैसे जूट, पटसन, कपास जो होता है ना, वो जो अपन तैयार करते हैं, इसमें इस प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग प्रक्रम। रेटिंग प्रक्रम ये बोला जाता है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक बैक्टीरिया, ये यूज करते हैं। तनों से रेशे प्राप्त करना, जैसे जूट पटसन है, ये रेशे होते हैं, इनको उनके पादप के तने से जब प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिक, और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, रेटिंग प्रोसेस बोला जाता है। अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, करिंग प्रोसेस, तंबाकू तैयार करना। तंबाकू तैयार करना, इसको बोलते हैं करिंग प्रोसेस, करिंग प्रक्रम। तंबाकू पत्तियों से जो तंबाकू तैयार की जाती है, तो गांव में भी अपन देखते हैं, उसको जैसे दबाकर रखा जाता है ना, बैक्टीरिया द्वारा उसका संदूषण होता है, और ये बैक्टीरिया आता है बेसिलस मेगाथेरियम। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना भाई, याद करने के लिए इनको। बेसिलस मेगाथेरियम, ये बैक्टीरिया करता है तंबाकू की पत्तियों का शोधन। तो तंबाकू पत्तियों से जो तंबाकू तैयार करते हैं, एक आता है चाय तैयार करना। कॉफी तो बीजों से प्राप्त करते हैं, चाय जो अपन चाय की पत्तियों से तैयार कर रहे हैं, चाय तैयार करना, और इसको भी बोला जाता है करिंग प्रोसेस, करिंग प्रक्रम, क्योंकि ये भी पत्तियों से तैयार करते हैं, ये भी पत्तियों से तैयार करते हैं, करिंग प्रक्रम। तो इसमें भी बैक्टीरिया द्वारा संदूषण होता है, और ये जो बैक्टीरिया यूज होता है माइक्रोकोकस कॉन्डिस, माइक्रोकोकस सूक्ष्म गोलाणु, माइक्रोकोकस कैंडिस, ये बोला जाता है बैक्टीरिया, वो इसमें यूज करते हैं। इसी प्रकार से चमड़ा तैयार करना, लेदर फॉर्मेशन, चमड़ा तैयार करना, और चमड़ा तैयार करना बोला जाता है टैनिंग प्रक्रम, इसको बोलते हैं टैनिंग प्रक्रम। और चमड़ा तैयार करने के लिए देखो, एक तो जो खाल है उसमें से वसा हटाएंगे, तो वसा हटाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका तो नाम है ब्यूटारिक सब्टिलिस, ब्यूटारिक सब्टिलिस। और रोम हटाने के लिए ब्यूटारिक ब्रेविस, ब्यूटारिक ब्रेविस। तो प्योर लेदर तैयार करना टैनिंग प्रक्रम है, उसमें ये दो बैक्टीरिया इस तरह से यूज किए जाते हैं। उसके बाद में देखो विटामिन निर्माण, विटामिन से निर्माण, जिसमें अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, विटामिन के का निर्माण, और ये अपन ने बताया था एस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया सहजीवी रूप में अपने मानव आंत्र में पाया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। एक विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो बोलते हैं अपन, विटामिन B2, B1 बोला जाता है थायमिन, B2 बोला जाता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का निर्माण। और ये अपन पढ़ते हैं क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाकाइलिस, इस बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B2 का निर्माण, जो राइबोफ्लेविन बोला जाता है। उसके बाद में देखो एक आ जाता है एंटीबायोटिक जो बनाते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है, यानी एक जीव द्वारा, एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोका जाता है, उसी आधार पे बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटी विपरीत, बायो वही शब्द सूक्ष्म जीव के लिए जाया जाता है। एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोका जाता है, उसी आधार पे एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। इसमें एक नाम तो आ गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो प्रथम एंटीबायोटिक बताते हैं पेनिसिलिन, वो तो कवक के द्वारा बनाई गई थी।
पेनिसिलियम नोटेटम कवक पर जो प्राप्त की गई थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो कवक से है, बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे पहले अपन ने यह नाम लिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक में एक एग्जांपल लिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि टीबी में अपन प्रयोग करते हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया द्वारा तैयार की गई? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस बैक्टीरिया। और इसको बनाया था वैज्ञानिक वॉक्समैन ने। वैज्ञानिक वॉक्समैन द्वारा इसको तैयार किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक बोली जाती है। नंबर 2, दूसरा एग्जांपल देखो इसमें, इरिथ्रियोमाइसिन। इरिथ्रियोमाइसिन ये तैयार की गई है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रिस, और इसी आधार पर इसको ये शब्द जोड़ा गया है इस बैक्टीरिया से। और इसको तैयार किया वैज्ञानिक क्लार्क ने, वैज्ञानिक क्लार्क द्वारा। वो इसको उन्होंने तैयार किया है, वैज्ञानिक क्लार्क ने। इसी में एक एग्जांपल अपन और लें, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन जो तैयार की गई है स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुली बैक्टीरिया द्वारा। क्लोरोमाइसिन। तो ये जो एंटीबायोटिक है, जैसे कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसी प्रकार से एक अपन पढ़ते हैं, मैंने नाम लिया था प्लाज्मिड, जो बोले थे अपन ने कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मूल डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला वर्तुल डीएनए, जिसको अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त करते हैं। तो प्लाज्मिड का एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो उपयोग है, जिसमें अपन नाम सुनते हैं कि कपास के जो पादप है ना, तो अपन एक शब्द सुनते हैं बेटी कपास, बेटी कपास अपन शब्द सुनते हैं। तो अगला उपयोग जो मैं लिख रहा हूं, आनुवांशिक अभियांत्रिक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिलस thuringiensis, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया द्वारा स्रावित रसायन। कपास पे जो कीट आते हैं ना, कपास पे जो कपास के रेशम को गला देते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं भाई, उनको प्रतिकर्षित करते हैं या मार देते हैं, तो उससे कपास के रेशों का अपगलन रोका जाता है। तो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया द्वारा जो रसायन स्रावित होता है, जिसको नाम देते हैं पैरास्पोरल, स्रावित रसायन पैरास्पोरल, पैरास्पोरल जो रसायन है, उसके द्वारा कीटों के लार्वा को नष्ट किया जाता है। कीटों के लार्वा को नष्ट किया जाता है। तो इस बेसिलस thuringiensis के द्वारा इसके जीन को स्थानांतरित किया गया मूल कपास के उसमें, और उसे तैयार किया गया बीटी कपास जो बोला जाता है। इसी तरह से अपन सुनते हैं बीटी बैंगन, बीटी बैंगन।
वही बैंगन जो फल है उसके अपघलन को रोकने के लिए बैसिलस thuringiensis के बैक्टीरिया के जो जीन है ट्रांसफर करके जो उसमें रोग है उसको रोका जाता है। इसी प्रकार से एक अपन बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड जो कि जीन स्थानांतरण में यूज होता है। टीआई प्लाज्मिड जीन स्थानांतरण में प्रयुक्त है। अब प्लाज्मिड अपन ने बता ही दिया था, बैक्टीरिया में मूल डीएनए के अतिरिक्त वर्तुल डीएनए जो पाया जाता है। तो टीआई जो शब्द यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेरेसिस के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस बैक्टीरिया। तो ये टीआई प्लाज्मिड जो यूज करते हैं जीन स्थानांतरण में वाहक के रूप में, टीआई प्लाज्मिड जो, तो ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जैसे दो अपन ने एग्जाम्पल लिए, तो ये बैक्टीरिया के कुछ अपन ने बताया आर्थिक महत्व के रूप में जो यूज करते हैं। अब हानिकारक क्रिया में बात करें तो मानव में जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं जो सारे अपन पढ़ चुके हैं, मानव रोग उसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। हानिकारक क्रिया तो ही पादप में बैक्टीरिया जनित रोग में अगर देखें, पादपों के हम बैक्टीरिया के लिए बात कर रहे हैं हानिकारक क्रिया। अब हानिकारक क्रिया में एक तो आ जाएगा मानव के विभिन्न रोग, बैक्टीरिया जनित रोगों में जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, इस प्रकार से मानव के विभिन्न रोग। दूसरा पादप के रोग। अब पादप के रोग में एक तो आ जाता है सिट्रस कैंकर, नींबू में। सिट्रस कैंकर जो होता है वो नींबू में, और इसका जो बैक्टीरिया बोला जाता है जैंथोमोनास सिट्राई। जैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया। द्वारा। तो सिट्रस कैंकर जो है नींबू में जैंथोमोनास सिट्राइस बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है। इसी प्रकार से दूसरा अगर बात करें अपन, सेब नाशपाती में अंगमारी, जिसे ब्लाइट बोला जाता है, सेब नाशपाती में अंगमारी जो ब्लाइट बोलते हैं, और वो है इरविनिया एमाइलोवोरा बैक्टीरिया। अंगमारी से मतलब है उसका कुछ खाद्य भाग जो है वो खराब हो जाना, तो सेब नाशपाती में जो अंगमारी बोलते हैं वो। इसी प्रकार से एक बोलते हैं ग्लानी, से आलू बैंगन में ग्लानी, विल्ट जो बोला जाता है वो भी इसी से मिलता जुलता आता है। आलू बैंगन में ग्लानी, गल जाना, विल्ट जो बोलते हैं, अंगमारी बोलते हैं ब्लाइट। आलू बैंगन में ग्लानी जो बोलते हैं, विल्ट जो बोलते हैं। इरविनिया ये एमाइलोविरा दोनों में सेम आता है, यही बैक्टीरिया इसमें आएगा दोनों के लिए। और एक और लिख रहा हूं मैं, सेब और चुकंदर में क्राउन गाल। सेब व चुकंदर में क्राउन गाल। सेब चुकंदर में क्राउन गाल, ये एग्रोबैक्टीरियम
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसियंस। अब बताओ ये अपन ने कहाँ बताया था? फेसियंस। ये अपन ने शुरू में एक एग्जांपल लिया था टीआई प्लाज्मिड, उसके रूप में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये पादप में कुछ हानिकारक प्रभाव जो इसके बताया अपन ने, विशेष ध्यान रखना है। और ये क्राउन गाल, ये 3 जो मेन पूछे जाते हैं। बाकी फिर पादप में ज़्यादातर आते हैं कवक जनित रोग, पादप में ज़्यादा होता है, उसमें आ जाता है जो। अब दूसरा जो अपन ने बताया था इसमें कि वायरस, अब वायरस में देखो लाभदायक क्रिया तो कुछ है नहीं भाई वायरस में, एक बैक्टीरियोफेज जो अपन ने बोले थे, बाकी वायरस सारा हानिकारक क्रिया के रूप में आता है। अब वायरस में अपन ने मानव रोग तो सारे पढ़ लिए। वायरस जनित में अगर बात करें अपन, वायरस जनित मानव रोग की अगर बात करें तो उसमें इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसी प्रकार से एड्स, हेपेटाइटिस जो अपन ने डिस्कस किए। वायरस जनित मानव रोग बात करें, एक वायरस जनित पादप रोग। पादप में वायरस जनित रोग में मेन आता है मोजेक, जो अपन ने पढ़ा था, तंबाकू मोजेक रोग। पहला जो वायरस खोजा गया था अभी टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस जो बोलते हैं। अब इसमें वायरस का नाम रोग के अनुसार, लक्षण के अनुसार ही आता है। जैसे तंबाकू मोजेक वायरस तो टीएमवी बोलते हैं, तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी, तो तंबाकू मोजेक रोग जो हो गया। इसी प्रकार से मोजेक रोग में देखो एक आलू पपीते का भी आता है, पपीते का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग। इसी प्रकार से एक देखो ध्यान दो इसमें, चावल का वामन रोग, जिसमें जो धान के पादप हैं चावल, वो लंबाई कम रह जाती है, चावल का वामन रोग, वामन जो बोलते हैं रोग। इसी प्रकार से टमाटर का कुंचित राग रोग, टमाटर का कुंचिताग्र रोग, कुंचिताग्र रोग जो बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, टमाटर का जो कुंचिताग्र रोग लिखा ना अपन ने, टमाटर का कुंचिताग्र रोग, जिसमें टमाटर यानी परिपक्व होने से पहले ही मुरझाकर सूक्ष्म रूप में रह जाता है। एक मोजेक रोग में भिंडी का भी आता है, भिंडी का पीला सिरा मोजेक। इसमें भिंडी की जो पत्तियां हैं उस पे वही पीली धारियां हो जाती हैं, सिराएं पीली हो जाती हैं, तो वो नाम दिया जाता है। मोजेक रोग जो आता है सारा का सारा किसका आता है भी, वायरस वाला जो बताते हैं। एक बोलते हैं मक्का का घाटी रोग, मक्का का घाटी रोग। तो ये सारे के सारे बोले जाते हैं वायरस जनित रोग, हानिकारक क्रियाओं में जो अपन लें। और लाभदायक में देखो जो मेन चीज जो अपन ने बताई थी कि बैक्टीरियोफेज जो बताए थे अपन ने, जीवाणु भोजी, वो ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। तो अपन ने गंगा जल के शुद्धिकरण के लिए बताया था कि बैक्टीरियोफेज होता है। अब नंबर 3 जो आ जाता है कवक। कवक के लिए अपन ने क्या बताया कि कवक यूकेरियोटिक कोशिका है, जो एक कोशिकीय के भी होते हैं, बहुकोशिकीय के भी होते हैं। और कवक जो है वो सर्वव्यापी है, यानी सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान पे खास तौर से वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन बोला जाता है वायरोलॉजी, और कवक का अध्ययन बोला जाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं भाई, माइकोलॉजी ये बोला जाता है। शैवाल का अध्ययन बोला जाता है एल्गोलॉजी। तो जो कवक है उसमें
अपन जो अगर बात करें कि कवक और फिर शैवाल में डिफरेंस क्या आ जाता है, देखो कवक और शैवाल दोनों ही संरचना है थैलाब। कवक जो है, पहला पॉइंट मैंने बताया है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक परपोषी जीव। अब यहां केवल डिफरेंस यही आ गया कि अगर यहाँ शैवाल होता ना तो परपोषी की जगह स्वपोषी आ जाता, क्योंकि शैवाल में क्या मौजूद है, हरितलवक पाया जाता है, इसकी वजह से वो क्या है, स्वपोषी है। तो इसमें हरितलवक अब्सेंट है, हरितलवक अब्सेंट, ये कवक का मेन चीज आ जाता है। फिर कवक सर्वव्यापी है, यही पॉइंट अपन ने लिखा था किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। लेकिन बैक्टीरिया कैसे हैं, जो न्यूनतम तापमान पे जीवित रहने वाले और अधिकतम तापमान पे जीवित रहने वाले। कवक सर्वव्यापी है, इसका मतलब जल, स्थल, वायु, नमी, इसके अलावा मृत कार्बनिक पदार्थ पर ये मेनली पाए जाते हैं, क्योंकि कवक मृतपोषी होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ इनका आवास है, उसकी क्योंकि ये मृतपोषी होते हैं, इनमें जो हरितलवक तो है नहीं, तो स्वपोषी तो है नहीं, परपोषी है। अब इसमें कवक जो काय है वो थैलाब होती है, कवक काय थैलाब है। थैलाब बोलते हैं सुकाय, यानी जड़ तना पत्ती का भेद नहीं, का भेद नहीं। और यही सेम स्थिति होती है शैवाल में भी, ध्यान रखना, शैवाल में भी जड़ तना और पत्तियों का कोई भेद नहीं होता है, और कवक में भी जड़ तना पत्तियों का भेद नहीं होता। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं मूलाभास, यानी मूल के समान आभास करने वाले, उनकी जो पादप का है वो भी थैलाब होती है, लेकिन उसमें मूलाभास पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर जाकर जड़ों का इनका विभेदन शुरू हो जाता है और पूर्ण रूप से विभेदित होते हैं, फिर आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी जो अपन बात करते हैं। तो कवक थैलाब संरचना है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होती। अब कवक काय मेनली होती है बहुकोशिकीय, कवक काय बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। अब बात करें तो यीस्ट जो है ना वो एक कोशिकीय कवक है, यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। कवक का मेनली कैसी होती है भाई, बहुकोशिकीय, लेकिन यीस्ट की बात करेंगे तो यीस्ट जो आता है वो कैसा आता है, एक कोशिकीय कवक है, अपवाद के रूप में आ गया। और इनमें कवक काय जो है लंबे धागेनुमा रचना के रूप में, लंबे धागेनुमा संरचना के रूप में होती है। रूप में होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। जिनको क्या नाम देते हैं भाई, कवक तंतु बोला जाता है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं हाइपी, कवक तंतु, हाइपी। अब ये जो कवक तंतु है ना, इन कवक तंतु की जो स्थिति है, जैसे ये कवक तंतु है, इसमें कोशिकाओं के बीच में पट पाए जाते हैं, ये अलग अलग कोशिकाएं हो गई, इनके बीच में पट पाए जाते हैं। अगर कवक तंतु में जो कोशिका है उनके बीच में पट नहीं पाए जाते फिर तो उसको संकोशिक अवस्था बोलते हैं, यानी बहुकेंद्रिक अवस्था बोलते हैं, सिंसाइटिज्म जो बोला जाता है। और ये जो कवक तंतु है ना, इसमें ये जो कवक तंतु पर ने बोला मुख्य रूप से हाइपी, ये मिलकर बनाते हैं कवक जाल। कवक तंतु परस्पर लिपटकर कवक जाल बनाते हैं। कवक जाल बनाते हैं।
अब अपन ने पढ़ा था कि पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेल्यूलोस, कवक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है भाई काइटिन। काइटिन भी पॉलीसेकेराइड ही है, कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस काइटिन का अन्य एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं अपन, इसी काइटिन को अपन देखते हैं कीटों में। कीटों का जो कवच होता है वो भी काइटिन का बना होता है। तो कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और काइटिन क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह से कवक जो अपन ने एग्जाम्पल लिए। अब कवक जो परपोषी है भाई, परपोषी में अब ये अलग अलग स्थान पे जैसे आवास में पाए जा रहे हैं। तो कवक आवास में के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, कवक आवास के आधार पर, इसमें देखो एक तो नाम लिख रहा हूं मैं, एक तो लिखा जाता है कॉर्टिकोलस, दूसरा नाम लिखा जाता है कोप्रोफिल्स, कॉर्टिकोलस दूसरा कोप्रोफिल्स, तीसरा नाम आता है एपिजाइलिक, और चौथा नाम आता है क्रिएटिनोफाइल्स। क्रिएटिनोफिल्स। अब देखो पहला जो अपन लिखा है कॉर्टिकोलस, ये कौन से कवक बोले जाते हैं, वृक्ष की छाल पर जो पाए जाते हैं, वृक्ष की छाल पर। दूसरा कोप्रोफिलस जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं भी गोबर। एपिजाइलिक जो बोले जाते हैं वो काष्ठ पर। और केरेटिनोफिल्स बोले जाते हैं क्रिएटिन पदार्थ। क्रिएटिन पदार्थ जैसे अपन नाम ले, बाल, नाखून, सींग, खुर जो बोलते हैं आदि पर। अपने बाल, नाखून, जंतुओं में जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, सब किसके रूपांतरण है, त्वचा के रूपांतरण और क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं, उनके ऊपर जो पाए जाने वाले। एपिजाइलिक कास्ट पर गोबर पाए पाए जाने वाले कोप्रोफिल्स और वृक्ष की छाल पर कॉर्टिकोलस। इस आधार पर, इनके आवास के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। एक जो अपने बताया कि भाई कवक कैसे है, परपोषी है और सभी प्रकार सर्वव्यापी है, मेनली स्थलीय है। स्थलीय में फिर ये अलग अलग मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जा रहे हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ध्यान रखना। पादपों में संचित भोजन अपन ने बताया था स्टार्च, जंतुओं में अपने ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों में भी संचित भोजन रखोगे या तो ग्लाइकोजन और तेल बूंद, वसीय बूंद बोली जाती हैं। तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन बोला जाता है कवक के अंदर। अब आर्थिक महत्व की अगर बात करें अपन, तो कवक जो होते हैं देखो, इनका भी मेनली हानिकारक प्रभाव ज़्यादा रहता है। कवकों का जो बोला जाता है हानिकारक प्रभाव वो ज़्यादा रहता है। इसमें अपन पहले बात कर रहे हैं कवक जनित पादप रोग। पहले अपन बात कर रहे हैं कवक जनित पादप रोग। देखो इसमें कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, मेन जो पूछा जाता है जनरली वो मैं लिखवा रहा हूँ इसमें, इनको नोट करना। आलू व टमाटर में उत्तक मारी या अंगमारी, उत्तक या अंगमारी जो बोला जाता है। आलू व टमाटर में उत्तक या अंगमारी, इसके लिए जो कवक बोला जाता है, ये तो हो गया भाई रोग, और इधर लिख रहे हैं अपन कवक। तो ये आता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नंबर 2 क्रूसीफर। क्रूसीफर में देख कौन कौन आता है, क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन आते हैं भी, श्वेत कीट रोग,
क्रूसीफर में श्वेत कीट रोग। तो सरसों वगैरह मूली जो ये क्रूसीफेरी कुल में आते हैं उनके अंदर ये स्थिति आती है। और इसमें जो कवक है वो है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा क्रूसीफेर में श्वेत कीट रोग जो बोला जाता है। नंबर 3, अनाज में डाउनी मिल्ड्यू। अनाज में डाउनी मिल्ड्यू। और इसके लिए आता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोटा। भाई अनाज सारा ग्रेमिनी कुल का आता है ना, ग्रेमिनीकोटा। तो अनाज में डाउनी मिल्ड्यू जो बोलते हैं, जिसमें चूर्ण के रूप में हो जाता है, दाने जो होते हैं वो। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग। कई बार अपन देखते हैं बाजरा का जो भुट्टा होता है वो फूलकर मोटा हो जाता है पकने से पहले। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग, पेनिसियम टाइफाइड जो बोला जाता है, टाइफाइड। ये इनके कुल के आधार पर ही नाम दिए जाते हैं। कौन से कुल का है उसके वनस्पति के आधार पर नाम जोड़े जाते हैं। एक मटर, सरसों व प्याज में डाउनी मिल्ड्यू। एक तो अभी अपन ने बताया था डाउनी मिल्ड्यू अनाज में, प्याज मटर सरसों में डाउनी मिल्ड्यू, इसमें आता है पेरेनोस्पोरा। पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका, ये कवक प्रजाति है। उसके बाद में काली रोटी कवक। काली रोटी कवक देखते हो कई बार अपने रोटी जो घर पे रखी होती है ना, थोड़ी देर रखी रहती है, उस पर काले रंग की परत जम जाती है, वो फंगस ही तो है। काली रोटी कवक, इसको बोलते हैं राइजोपस स्टेनोफिलर। और काली रोटी कवक। एक बोलते हैं गोबर की कवक। गोबर की कवक तो नाम आता है एम म्यूसिडो। एक दो इसमें अगला जो एग्जांपल लिख रहा हूं, स्ट्रॉबेरी, सेब, कटहल में सॉफ्ट रोग, और सॉफ्ट बोला जाता है अभी लीक, ये राइजोपस कवक आता है। राइजोपस कवक जो बोला जाता है। नंबर 9, गुलाबी ब्रेड मोल्ड। गुलाबी ब्रेड मोल्ड ये बोला जाता है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। गुलाबी ब्रेड मोल्ड जो बोलते हैं। और एक राई की इरगट जो बोला जाता है क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये राई का इरगट जो बोला जाता है। उसके बाद में और जैसे अपन 2-3 इसमें एग्जाम्पल लें,
गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का काला कीट रोग, ये पक्सिनिया जो कवक है, और ग्रेमिनिकुल हो गया गेहूं का, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। इसमें गेहूं के जो दाने हैं ना वो काले रंग के जो बन जाते हैं। आलू में अर्ली ब्लाइट, आलू में अर्ली ब्लाइट, जल्दी उसका नष्ट हो जाना, अर्ली ब्लाइट जल्दी अंगमारी जो हो जाती है। और आलू में अर्ली ब्लाइट बोलते हैं अल्टरनेरिया सो, जो आलू का कुल आ गया, अल्टरलेनिया सोलानी जो बोला जाता है। एक अपन देखते हैं गन्ने में लाल विगलन, गन्ने में लाल विगलन, धारियां हो जाती है ना गन्ने में लाल रंग की, देखते हैं अपन, वो बोलते हैं गन्ने में लाल विगलन। गन्ने का धारियां जो लाल रंग में, उसमें देखते हैं अपन कोलीटोट्राकम, कोलीटोट्राकम फेलफेटम। इनको भी नज़र मारते रहना बार बार, क्योंकि याद तो ये हमें भी नहीं हो पाते हैं, बार बार थोड़ा याद रखते हैं। एग्जाम टाइम तक इनको एक बार ऐसे लाइन टू लाइन देखते रहना, तो थोड़ा सा क्या आइडिया रह जाएगा, ध्यान में आ जाएगा तुरंत कहाँ से कौन सा रोग आ रहा था। तो ये जो ऐसे अपन ने बताया कुछ। अब इसमें जंतुओं में अपन ने देख लिया था कि कवक जनित जो रोग आते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ाए थे, गंजापन लिया था, दाद लिया था, एथलीट फुट लिया था, ये सारा जो उसमें बताया था अपन ने। एक 2-3 शब्द लिखेंगे अपन, जिसमें एक तो अपन ने देखा था, एक नाम आता है प्रयोगशाला कवक जो बोली जाती है। और प्रयोगशाला जो कवक है ना, वो नाम किस आधार पे दे रहे हैं कि उसको एक्सपेरिमेंटी तौर पर ज़्यादा यूज किया जाता है। तो एस्परजिलस जो मैं शब्द बताना चाह रहा हूँ, नोट करके लिखना उसको। एक तो मैंने बोला है प्रयोगशाला कवक, तो नाम आता है एस्परजिलस, ठीक है। और एक इसे में लिखा रहा हूँ आपको दूसरा, पादप जगत का ड्रोसोफिला। देखो आनुवांशिकी प्रयोग जो किए गए थे, ड्रोसोफिला जो मक्खी बोलते हैं अपन, फल मक्खी होती है, उस पर किए गए थे उत्परिवर्तन संबंधी अध्ययन, पादप जगत का ड्रोसोफिला। तो पादप जगत में जिस पर कवक पे ज़्यादा आनुवांशिक रूप से अध्ययन किया गया, तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा बोलते हैं इसको, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो अपन ने बताया था गुलाबी ब्रेड मोल्ड, गुलाबी ब्रेड मोल्ड इसका नाम रोग में अपने लिखवाया था। ब्रेड जो होती है ना, उस पर गुलाबी रंग की अपन परत देखते हैं कई बार, वो इस जो अपन ने बताया था, तो वो इसको बोला जाता है पादप जगत का ड्रोसोफिला, जिसको जेनेटिक्स में काफ़ी यूज करते हैं उस आधार पे। जेनेटिकली उत्परिवर्तन अध्ययन ड्रोसोफिला फलमक्खी में ज़्यादा किया गया था, पादप में ये किया जाता है न्यूरोस्पोरा कवक पे, उस आधार पर ये बोलते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला, ये प्रयोगशाला कवक। अब मधुकर्ण उद्योग में अपन यूज करते हैं यीस्ट को, मधुकर्ण उद्योग में प्रयुक्त वो है भाई यीस्ट कवक। यीस्ट से एंजाइम तैयार करते हैं जाइमेज, और जाइमेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ये जो जाइमेज है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में रूपांतरित करता है भाई, एल्कोहल। तो मधुकर्ण उद्योग में यानी बेवरेज उद्योग में, एल्कोहल उत्पादन में, शराब बियर के उत्पादन में इसको यूज किया जाता है, यीस्ट कवक को जो अपन बोलते हैं। और जितना भी ये यीस्ट है ना, शर्करा युक्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे गन्ना हुआ, केला हुआ, इन सब के अंदर, अंगूर, इन सब में ये पाई जाती है प्रचुरता से। कौन सा यीस्ट, जो मर्तोपजीवी कवक है। एक अपन पढ़ते हैं, देखो
चावल का बेकाने रोग, चावल का बेकाने रोग। और ये जो अपन जिब्रेलिन हार्मोन पढ़ते हैं, पादप वर्धीय हार्मोन एक नाम लेते हैं अपन जिब्रेलिन, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है ना, ये कवक से ही जिब्रेलिन हार्मोन का निष्कर्षण किया गया था, जिसमें देखा गया था कि जो जिब्रेलिन देखा गया था उसमें पादप में तीव्रता से, पर्व की लंबाई में तेजी से वृद्धि करता है। तो ये पादप जो है ना बिल्कुल लंबे तेजी से बढ़ते हैं। तो चावल का बेकाने रोग पूछा जाएगा तो बताओगे अपन चावल पर उगने वाले जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से, इसमें ये स्थिति आती है। तो ये कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं भाई कवक से संबंधित। अब यहां पर मैं दो शब्द आपको बता रहा हूं, एक तो लाइकेन, एक माइकोराइजा। लाइकेन ये है शैवाल व कवक का सहजीवन, शैवाल व कवक का सहजीवन बोला जाता है लाइकेन। और वायुमंडलीय SO2, वायुमंडलीय SO2 गैस प्रदूषक गैस का सूचक है ये लाइकेन। जो नम छायादार स्थल में खासतौर से उगता है, हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें शैवाल और कवक सहजीवन है। अब इसमें जो शैवलांश है ना और कवकांश, यानी इसमें शैवाल का अंश और कवक का जो अंश होता है वो कौन कौन से होते हैं। देखो लाइकेन में जो शैवलांश है वो तो है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और ये होता है एस्केमाइसिटीज, एस्केमाइसिटीज कवक, एस्केमाइसिटीज कवक। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि लाइकेन में शैवाल जो होता है वो तो कौन सा वर्ग का है और कवक जो है वो कौन से वर्ग का है, ये ध्यान रख लेना। इसी से ये जो अपन लाइकेन बता रहे हैं ना, इससे लिटमस पत्र जो तैयार करते हैं, पढ़ा था अपन, ये केमिस्ट्री में बोला था मैं, लाइकेन से क्या तैयार किया जाता है भी, लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं, लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं। और इसी लाइकेन से जो एक लाइकेन आता है असनिया, असनिया जो लाइकेन है ना उससे गर्मियों में वनों में आग लग जाती है, घर्षण से जो आता है उससे एक अम्ल प्राप्त होता है, असनिक अम्ल बोला जाता है। असनिया लाइकेन, ये लाइकेन की प्रजाति है, से असनिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसी से गर्मियों में वनों में आग लग जाना, वनों में आग लग जाती है, वो भी इसकी वजह से बताया जाता है। और एक जो मैंने बताया लाइकेन किसका भी, शैवाल और कवक का सहजीवन, एक माइकोराइजा, माइकोराइजा ये भाई कवक व उच्च वर्गीय पादप का सहजीवन, कवक व उच्च वर्गीय पादप का सहजीवन, वो है माइकोराइजा। और इसमें क्या होता है भाई, ये उसके उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं जो ये अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और बदले में उसमें आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। तो माइकोराइजा जो होता है ना, इसमें जो कवकांश होता है, इसमें कवकांश होता है बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। और लाइकेन में अपन ने कवकांश क्या बताया भी अपन ने, एस्केमाइसिटीज।
तो इसमें बेसिडोमाइसिटी जो होता है माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादप की मूल में, पादपों की मूल में पाए जाते हैं, जो खनिज लवण का अवशोषण करेंगे मृदा से और बदले में उसके अंदर आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अपन ने बैक्टीरिया, वायरस और कवक, इन तीनों से संबंधित जो छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं वो अपन ने देखे कि किस तरह से इसमें अलग अलग रूप में जो स्थिति आ जाती है। अब तो ये जो अपना चैप्टर था जीवाणु, कवक और वायरस, इसमें जो कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए उन पे ध्यान दे लेना। ये सारे आपको वीडियो को पॉज करके नोट करने हैं, जितने भी मैंने बताए इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। इन सबको आपको डिस्कस करना है, इन सबको आपको लाइन टू लाइन देखते रहना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। खासतौर से बैक्टीरिया वाला ज़्यादा पूछते हैं तो उस पर विशेष ध्यान दे लेना। तो इनको केवल यही है भाई, देखो जैसे मैंने भी आपको देखकर इसमें लिखवाए हैं बोर्ड पर, तो आप इनको बस नज़र मारते रहना बार बार, क्योंकि हम भी जैसे देखते हैं फिर थोड़ी देर नहीं देखते तो फिर वापस से मिस हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा नज़र मारते रहना ताकि वहाँ ऑप्शन देखते अपने को याद आ जाए।